नमस्ते मित्रों, सभी को राम राम। सबका आज की इस पॉलिटिकली इनकरेक्ट चर्चा में बहुत बहुत स्वागत। आज जो टॉपिक हम ले रहे हैं आपने अभी देख ही लिया है कि हम आज डिप्लोमेसी पे बात करने वाले हैं। इंसिडेंट कल का है। ओके, रवि जी भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। वंडरफुल। मेरे साथ चर्चा के लिए रवि चौधरी जी जुड़ रहे हैं। नमस्ते रवि जी, स्वागत है आपका। नमस्ते सर। रवि जी का एक कार्यक्रम था जिससे उन्होंने थोड़ा लेट फ्री होना था, तो मुझे लग रहा था पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगा फिर जुड़ेंगे, लेकिन लगता है जल्दी फ्री हो गए। जी 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 सर, प्रीपोन कर लिया था प्रोग्राम को। जी सर। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया है, तो अच्छा हो गया। तो मैं अभी कल के बारे में बात कर ही रहा था कि जिन दर्शकों को नहीं पता है कि प्रधानमंत्री एक विदेश टूर पे निकले हुए हैं और नॉर्वे जाना था उन्होंने। साथ में टीम है जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की है, जिसमें एम्बेसडर्स भी हैं और ऑफिशियल्स भी हैं। तो कल की घटना है एक। तो पहले अगर जो सोशल मीडिया पे चल रहा है मैं वो बता देता हूँ। कुछ लोग इस पे आर्ग्यू कर रहे हैं कि वो जो इवेंट जिसकी आज हम बात करने वाले हैं वो प्रेस ब्रीफिंग थी या प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और जिन लोगों ने उस जर्नलिस्ट को टारगेट करना है वो कह रहे हैं कि ये तो प्रेस ब्रीफिंग थी, इसमें उसे क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए था। लेकिन और उसे बुलाया इसलिए गया था, तो दैट मीन्स उसने बदतमीजी किया वहां पर आके। लेकिन जो वहां पर कंडक्ट कर रहे हैं वो स्वयं बोल रहे हैं कि हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैरी आउट की हुई है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। जिन दर्शकों को नहीं पता, एक प्रेस ब्रीफिंग चल रही थी या प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी जो मैं अभी बता के हटा हूँ, ये उसकी फोटो है। और यहाँ पर जिन्हें आप देख रहे हैं, जो दो पुरुष बैठे हैं, जो लेफ्ट साइड वाले हैं वो हमारे एम्बेसडर हैं, सिबी जॉर्ज करके। ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे तो वहाँ की एक लोकल जर्नलिस्ट ने, एक महिला पत्रकार ने इनसे सवाल पूछा। जो सवाल पूछने का तरीका बहुत घटिया कह सकते हैं, घटिया ही था वो, और जिसे आजकल सुपारी जर्नलिज्म कहा जाता है। संभावना यही है कि यहाँ से किसी ने स्पॉन्सर किया होगा, वामपंथी रही होगी या इस्लामी ग्रुप की थी, वो हमें नहीं पता। लेकिन जिस ढंग से उसने क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन पूछने का ढंग ही अब्यूसिव तो नहीं कहेंगे, इंसल्टिंग था। कि आपके घर में कोई मेहमान आया, आप उसे इस तरह से इंसल्टिंग टोन में बात करते हैं। लेकिन उसके बाद जो उत्तर आया, जो सिबी जॉर्ज ने उत्तर दिया, उसके बारे में धारणा बटी हुई है। जो आईटी सेल के लोग हैं वो बहुत महिमा मंडन कर रहे हैं कि देखो जी उसका मुंह बंद कर दिया, मुंह तोड़ दिया उसका, कि ऐसे जवाब देना चाहिए। एक्सट्रीम वाले, दूसरे एक्सट्रीम वाले वो हैं जिनका कहना है कि देखो जी इस एक लेडी पत्रकार ने पूरे हिंदुस्तान के मुंह पे कालिख पोत दी। लेकिन मुझे लगता है कि हमेशा जैसा होता है कि सच कहीं बीच, इन बिटवीन कहीं लाई करता है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। रवि जी, अगर पहले मैं वो क्वेश्चन दिखा दूं जरा एक बार। जी, यह क्वेश्चन बीच में आ ही जाएगा, वो किस तरह से कह रही थी। मेरे पास एक वीडियो है शायद, लेट मी सी। नहीं, ये स्टार्टिंग से नहीं है, तो ओके, ये है। which is based on a constitution. हाँ, यहाँ पे है जी। I am wondering, as we strengthen our partnership, why should we trust you? Can you promise that you will try to stop the human rights violations that goes on in your country? And also, will the Prime Minister start taking critical questions from the Indian press at some point in the future? And also, if possible, I would like you to answer straight away. Okay. Right now. Like now. We have a question But there. I might also have a follow-up question. ओके जी, तो ये इसके क्वेश्चन थे। तो जैसे कि हम बात कर ही रहे थे कि टोन इंसल्टिंग थी, पिंचिंग थी। तो रवि जी, इनिशियली क्या क्या इससे जज करेंगे हम इसे? पहला तो मतलब किस पॉइंट से आप जज करना चाह रहे हैं सर? मतलब रिपोर्टर का या रिपोर्टर का? अभी तो मैं रिपोर्टर की बात कर रहा हूँ। ओके, तो आई थिंक ये कोई नई बात नहीं है। सबसे पहली बात तो ये आज लग रहा है ऑफेंसिव या इंसल्टिंग, लेकिन ये होता आया है, राइट? ये कई वर्षों से, डिकेड्स से, मतलब
जो वॉर ऑफ नैरेटिव्स की बात आती है कि जीवन में या समाज में या कंट्री कुछ भी आपकी कर रही है, जो इमेज है, परसेप्शन है मीडिया में, वो चाहते हैं वो उनको बनाना है। सीधी सीधी बात ये है, राइट? तो ये भी कोई प्रश्न भी नया नहीं था, ये बहुत पुराना प्रश्न है कि माइनॉरिटीज के साथ ऑपरेशन होता है। और चाहे विक्रम सूद को आप सुने, पढ़ें, अजीत डोभाल जी को सुने, या एस जयशंकर जी, जब वो लाइन बोलते हैं कि व्हेन योर प्रॉब्लम बिकम्स द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम बट आवर प्रॉब्लम बिकम्स लाइक, कोई कुछ बात ही नहीं करना, मतलब उसके जगह भी नहीं देना, राइट? तो ये तो तय था कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जैसी भी है तो ऐसे प्रश्न आएंगे, मतलब आपको तैयार रहना चाहिए। और आई थिंक अब तो इमोशनल भी नहीं होना चाहिए, मतलब आपको पता है कि यही 15-16 प्रश्न है, ठीक है? ह्यूमन राइट्स आएगा, मेजोरिटी माइनॉरिटी आएगा, फ्रीडम इंडेक्स आएगा, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स आएगा ही आएगा, राइट? इलेक्शंस के बारे में आएगा। जो प्रश्न क्लियर है, आई थिंक उसकी प्रिपरेशन आपको बढ़िया करनी है। चाहे रिपोर्टर किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है, आपको जवाब तो देना है, राइट? तो आई थिंक मैं आश्चर्यचकित नहीं था ऐसे प्रश्नों से, ये तो होते रहे हैं। जी, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जो मुझे क्रिंज लगा जिस तरह से आंसर दिया गया। तो दिखाने से पहले मैं दर्शकों को मुझे जो एग्जांपल याद आ रहा था ना, कि बचपन में एक चुटकुला सुनते थे कि आपको ऐसे आएगा तो ऐसे याद करके चले जाओ। तो एक ने ऐसे याद किया, क्या था वो, हाँ, माई बेस्ट फ्रेंड का ऐसे वो याद करके चला गया कि फ्रेंड के बारे में लिखना था। तो क्वेश्चन आ गया कि राइट एन एसे ऑन योर फादर। तो उसने आंसर लिखना शुरू किया, आई हैव मैनी फादर्स, क्योंकि वो बस उसने चेंज करना था कि फ्रेंड्स के फादर डाल रहा था। आई हैव मैनी फादर्स बट रामलाल इज माई बेस्ट फादर, he loves me very much, he comes to our house when I am alone, he jumps the wall and comes in। तो उसने सारा जो फ्रेंड के लिए किया था उसने फादर के लिए चिपका दिया। तो यहाँ जो सीबी जॉर्ज आंसर देते दिखते हैं, मुझे उसी कैटेगरी का लगा कि एक तो इतना लंबा डिटेल में जाके दिया, और मैं दर्शकों को जरा सा उसका एक इंस्टेंस सुनाना चाहता हूँ कि वो क्या कर रहे थे उसमें। सुनिए जरा, कुछ सेकंड है। India is a country which is based on a constitution. So India has a constitution. So we have a constitution. We have a constitution, but we have a constitution, as I said, which guarantees the fundamental rights of our people. Use yourself. जी, तो ये मैंने क्लिप निकाल के डाल दिया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन करते जा रहे हैं जिसका क्वेश्चन से कोई रेलेवेंस नहीं है। जी रवि जी, अब इस पे बात करें हम। राइट, तो ये वीडियो की पहले तो मैंने टाइटल भी देखी कि उसमें प्रेज किया गया है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने 17-18 मिनट तक स्कूलिंग, मतलब क्लास ले लिया रिपोर्टर का। आई थिंक तो ये भी मैं देखा, मुझे लगा था कि ये क्रिटिसिज्म के रूप में वीडियो आया होगा, लेकिन तारीफ के रूप में आई। और इसे हम लोग बोलते हैं ना कि इको चैम्बर, मतलब आप जो 15-20 लोगों के बीच में रहते हैं तो वो 15-20 लोग इसी तरह की बात यदि करते हैं, जो हम रेटोरिक बोलते हैं कि हम महान थे। मतलब मान लीजिए स्टार्ट हुई एक डिस्कशन, इसको हम लोग तर्कशास्त्र की भाषा में बोलते हैं कि प्रमेय पहला आपने प्रारंभ किया और कहाँ खत्म हुआ आपको भी नहीं पता, कितने प्रमेय आपने बदल दिए। मतलब प्रमेय इज ऑब्जेक्ट अंडर इंक्वायरी, ठीक है? ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। यदि आप चांद के बारे में बात करें तो सितारों के बारे में आप नहीं बात करेंगे, बेसिक, ठीक है? तो वहां पे मान लीजिए मैं बातचीत, एक उदाहरण दे रहा हूं कि मैं बंगाल के बारे में बात करूं और बंगाल के गवर्नमेंट में बात करते करते मैं ब्रिटिश में चले जाऊं, ब्रिटिश एरा में चले जाऊं, ब्रिटिश एरा से मैं मुगल में चले जाऊं, राइट? और फिर मैं 5000 साल की सभ्यता है वहां पे चले जाऊं। डिस्कशन ये था कि गवर्नेंस की बात थी, कोई गवर्नमेंट ए एंड गवर्नमेंट बी है, इसके बीच में हम गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, उसके पॉलिसीज के बारे में बात करें। तो डिस्कशन में प्रमेय पहला था कि पॉलिसी के अंदर हम बात करेंगे, लेकिन प्रमेय 2 आ गया ब्रिटिश एरा का टाइमलाइन, प्रमेय 3 में आ गया सिविलाइजेशनल अंडरस्टैंडिंग, प्रमेय 4 आ गया कि व्यक्ति पे ही अटैक करने लगो कि तुम्हें समझ नहीं है, तुम एंटी नेशनल हो। मतलब ये दोनों तरफ की मैं बात बोल रहा हूँ। आप क्रिटिक भी कभी कभी करते हो तो भी एंटी नेशनल हो जाते हो, ऐसा भी होता है, राइट? टोटल सबमिशन वाली जो स्टेज है वो भी घातक होती है।
तो यहाँ पर जब मैं सुन रहा था तो ये जो आम चर्चाएं होती हैं गांव में नुक्कड़ पे, ये ऐसी ही चर्चाएं होती है। मतलब आप एज अ डिप्लोमेट मतलब रिप्रेजेंट अगर कर रहे हो कंट्री को, राइट, आपको गया है, भले आपकी भावना बिल्कुल सही है, उनके इमोशंस से लग रहा है कि उनको बुरा भी लग रहा है, वो जवाब भी देना चाह रहे हैं, उसमें मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। इंटेंट बहुत सही है, राइट, प्रिपरेशन बहुत वीक है। आपको जब मालूम है कि ऐसे प्रश्न आते हैं तो इट्स FAQs, राइट, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो आपको कम से कम, मतलब मैं यदि एक और बात कहूं कि जब मैंने बुक लिखी तो उसमें नीलेश ओक सर ने मुझे एक सजेशन दिया था। वो क्या सजेशन दिया था कि देखो, कभी ना तुम्हें 3 मिनट मौका मिल सकता है, कभी आधा घंटा का पोडियम मिल सकता है, कभी तुम्हें 1.5 घंटे का भी समय मिल सकता है। तो कोशिश करो कि तीनों स्टेज के लिए अपने आप को प्रिसाइजली प्रिपेयर करो कि पिचिंग कैसे करनी है, अपनी बात रखनी हो या जो बात आप रखने जा रहे हो। तो 3 मिनट का भी समय हो सकता है, ठीक है। ये मत बोलना कि देखो मैं तो तैयार नहीं था। और इवन स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए भी अचानक से कोई इन्वेस्टर मिल जाए और वो बोले सर मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, राइट, तो ये नहीं चलता। व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग अवर कंट्री तो बिल्कुल नहीं चलेगा, चाहे हम कितनी तारीफ कर ले कि उन्होंने बात तो ठीक कही, लेकिन एक बात बहुत अच्छी कही जो पंचलाइन वाली बात थी कि वी आर द 1/6 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड बट वी आर नॉट द प्रॉब्लम, वी आर नॉट द 1/6 ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड। ये बहुत सुंदर बात थी। तो आई थिंक ये जो प्रिसीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और एटलीस्ट उस लेवल पे आप ऐसे इमोशनल भी नहीं हो सकते, राइट। अब तो आदत हो गई है सुनने की, आपको तो ब्रीफिंग देनी पड़ती है। कई जगह आप दोस्तों से भी लड़ते हो, राइट, आप कई विचारधारा वाले व्यक्ति तो आपके सर्कल में भी होते हैं। तो आई थिंक, लेकिन जो उत्तर का जो तरीका था, बिल्कुल जो ट्रोल कर रहे हैं सब ट्विटर में, वो ये लिख रहे हैं कि देखो यूपीएससी में ये ऐसे वाले मोड में थे, अभी भी ये ऐसे वाले मोड में है कि एक लॉन्ग ऐसे लिखना है। तो इट्स लाइक जो भी 4-5 शब्द है, फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सबको बार बार लाना है और अपनी बात रखनी है। मुझे वो याद आ रहा था जब, आपको याद है अर्नब ने राहुल गांधी का इंटरव्यू लिया था, जिसमें उसने राहुल गांधी की असलियत खोल के रख दी थी दुनिया के सामने। उसमें हो क्या रहा था, अर्नब क्वेश्चन पूछ रहा था अलग अलग टॉपिक्स पे, और राहुल गांधी क्या कर रहा था, वुमेन एम्पावरमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटीज, वो 2-3 चीजों पे ही घुमा फिरा के ला रहा था। तो वही मुझे इस आदमी का दिखा जो ये कर रहा था। आज एक छोटी सी क्लिप है जो वायरल हो रही है कि जो मोदी जी का जो IT सेल है वो सर्कुलेट कर रहा है कि देखो भाई कैसा मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो वो छोटा सा मैं वो शेयर करता हूँ, फिर इस पे बात आगे करते हैं। I had epics and books. Let me answer the question. Please don't interrupt me. Please don't interrupt me. You ask me a question, please. This is my press conference. You ask why should a country trust India? Why should a country trust India? Why should a country trust India? Let me answer that question, please. So India is a civilizational country which has something unique which it offered to the world and it continues. अब इसमें एक चीज जो ठीक है कि ही वॉज बीइंग असर्टिव, कि वो लड़की बार बार इंटरप्ट कर रही थी तो इन्होंने असर्ट तो किया, वो तो ठीक है। लेकिन आप देखिए कि जो आर्क है वो कहीं से कहीं निकल जाती है कि हमने एपिक दिए। अब रामायण और महाभारत आपने दिए थे, उसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। आप 5000 पुरानी सिविलाइजेशन है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो एक मैं दर्शकों को पहले बता दूं कि मैंने आज रवि जी को इसके लिए क्यों इन्वाइट किया। इन्होंने एक बुक लिखी है द डायलेक्टिकल ऋषि। इसमें सारा तर्कशास्त्र और इसी के डिस्कोर्स के बारे में है। तो इसलिए मैंने इन्हें इन्वाइट किया था कि अगर हम जब अपने आप को एक सिविलाइजेशनल नेशन बोलते हैं, एक लॉन्गेस्ट लिविंग सर्वाइविंग सिविलाइजेशन बोलते हैं, तो हमारे आंसर्स कैसे होने चाहिए। अब यहाँ पर वो एक डायट्राइब पर चले गए कि हमारे पास ये था, हमने मतलब इट वाज सो एब्सर्ड कि हमने 0 दिया। जो आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उसके जो नंबर्स हैं वो हमने दिए हैं, 0 हमने इन्वेंट किया, हमने एपिक्स लिखे, तो विच साउंडेड वेरी क्रिंज। तो अगर एक ऋषियों वाला देश है हमारा, हम चाणक्य की बात करते हैं, तो हम उसका आंसर कैसे देंगे रवि जी? ठीक है, तो पहला जो स्टेज होता है उसे हम सीधा बोलते हैं पूर्व पक्ष।
मतलब आंसर नहीं देना है, अभी बिल्कुल नहीं देना है। पूर्व पक्ष ये है कि आप जो सामने वाला, मतलब आप उत्तर पक्ष हुए बेसिकली, प्रोपोनेंट एंड ओपोनेंट इंग्लिश में मैं बोलूं तो, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ना इको चैम्बर में नहीं रहना है। आप, होता है ना कि मुझे अपना आंसर याद है, ग्रुप डिस्कशन जो कॉलेज में होता है, मुझे मालूम है कि ये बात मुझे बोलनी है, मैंने इसकी प्रिपरेशन की है, ये वोकैबुलरी भी अच्छी अच्छी मैंने रटी है, इसे मुझे देना है, फेंकना है मुझे, ठीक है। तो इको चैम्बर में नहीं रहना है, ठीक है। पहला तो ये है, जवाब देने के पहले की स्थिति मैं बता रहा हूं, ठीक है। दूसरी है कि पूर्व पक्ष ये करके आना है कि इंटरनेशनली हम जा रहे हैं, जैसा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, हार्श प्रश्न आ सकते हैं, तो वो प्रिपरेशन मुझे पहले करके आनी है, ठीक है। सबसे पहली बात, ठीक है। आपने प्रिपरेशन कर ली, आपके क्वेश्चंस पता है आपको, आप इको चैम्बर में नहीं है, आप सुनने के मूड में है, सबसे पहली बात। सेकंड जो स्टेप ये होता है कि आप पहले प्रेज करते हो, तारीफ कर देते हो, उत्तर नहीं देना है। मतलब आपको सामने वाले को कहना है कि मैं आपको मतलब अप्रिशिएट करता हूं कि आपने इतना कठिन क्वेश्चन जो है मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके अपने पूछा। तो आपका जो करेज है इस यंग एज में, तो मैं आप बताता हूं इससे होता क्या है, ठीक है। एक मैंने हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रम्प का एक डिबेट देखा था, तो मैंने देखा था कि वाद परंपरा, यदि मैं नाम लूं वाद परंपरा, तो ऋषि गौतम की कौन सी परंपरा इन्होंने पालन की। तो उन्होंने डिबेट प्रारंभ करने के पहले ये बोला कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे की पहले अच्छी बात बताएंगे, क्या अप्रिशिएट करते हैं एक दूसरे में, ये पहले बताइए आप, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जब बताया कि मैंने इतनी मेहनत करने वाली लड़की, मतलब लेडी आज तक नहीं देखी जीवन में, देखिए मतलब इतने हार के बाद भी, राइट, तो ये मुझे एक इंस्पिरेशन देता है। तो हिलेरी क्लिंटन जो है वो आई थिंक इमोशनल हो गई। आई थिंक उसे, जब होता है ना आपका प्रतिद्वंदी आपका जब तारीफ कर देता है, तो आपका जो इमोशनल स्टेटस है वो न्यूट्रल या तो हो जाता है, वो जो आप एंटाई थे ना अंदर से, वो नहीं रहते हैं, पहली बार, ठीक है। तो आप उत्तर नहीं देते हैं, आप पहले अप्रिशिएट करते हैं, और प्रश्न आपको पता था, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप अप्रिशिएट कर रहे हो तो माइंड में आप तैयारी कर रहे हो कि मुझे उत्तर नहीं, उसके लिए नहीं है अप्रिशिएशन। अप्रिशिएशन सिर्फ इसमें है कि ये चीज पर्सनल ना हो, जो हुआ, जो लेडी उठ के चल गई, मतलब उन्होंने बीच में बोला ये, अच्छा वो चली गई, मतलब वो इतना जब बड़ा उन्होंने आंसर दिया कि ठीक है, वो भी डरो, मतलब ऑफेंसिव है कि आप उठ के चले गए, ठीक है, लंबा दिया किसी ने बोला, ठीक है, बट ही इज स्टिल रिप्रेजेंटिंग अ कंट्री। आप इंटाइटल्ड नहीं हो सकते कि आप छोड़ करके चले जाओ क्योंकि सामने वाला सही उत्तर नहीं दे रहा है, ठीक है। तो आपने जो उत्तर एक्सपेक्ट किया था वो नहीं दे रहा, तो नहीं दे रहा। बिल्कुल छोटी सी क्लिप है, मैं आपने बोला तो मैं प्ले कर ही देता जी जी जी। ये देखिए, We had a summit where large number of 20 world leaders came and participated in it. What did my prime minister said? We want a human-centric. अब ये क्लिप दिखा रहा है कि वो उठ के चली गई बीच में से। जो रवि जी बोल रहे हैं, आपने जो कहा कि आपके घर में गेस्ट आया है, आपने उससे प्रश्न पूछा है, वो उत्तर दे रहा है, तो आप में इतनी, कम से कम इतनी डिसेंसी होनी चाहिए कि आप बैठ के पूरी बात सुने। भले वो कुछ भी बक रहा हो, कुछ भी गलत बोल रहा हो, आपको आंसर नहीं सूट कर रहा, यू शुड स्टिल बी सिटिंग देयर। ये टिपिकल वामपंथी एंटाइटलमेंट होती है कि हमने अपना पॉइंट बोल दिया, अब ये मेरे अकॉर्डिंग जवाब नहीं दे रहा तो मैं जा रही हूँ। और जब इसे सोशल मीडिया पे, अब सोशल मीडिया पे तो लोग छोड़ते ही नहीं है, इसे ट्रोल किया गया, तो पता क्या बोलती है, कहती मैं तो पानी की बोतल लेने गई थी। मतलब दिस इज हाइट ऑफ नॉनसेंस कि आप चलते, जब वो आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा है, आप पानी की बोतल लेने चली गई थी। शी इज ट्राइंग टू कवर हरसेल्फ अप। जी, मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया था इसमें। राइट। और इसी टाइम पे उन्होंने प्रिसाइज आंसर देना प्रारंभ किया था कि देखो G20 में हमने अफ्रीका को इंक्लूड करवाया, तो आप जो ट्रस्ट पे पूछ रहे थे ना, ये होता है ट्रस्ट। आई थिंक ये बहुत सुंदर आंसर था, जो बहुत बाद में आया। मतलब यहाँ से स्टार्ट आप कर सकते थे कि 3 कॉन्क्लेव हमने कराया और ग्लोबल साउथ को जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ट्रस्ट आ गया भाई। मतलब आपने एक एग्जाम्पल दे दिया। प्रत्यक्ष प्रमाण का जो 4 फ्रेमवर्क है ऋषि गौतम के अनुसार, उसमें संतुष्टि सबसे ज्यादा इसमें होती है कि लिव्ड एक्सपीरियंस में सामने वाले का भी हो। सीधी बात है। लॉजिकल फ्रेमवर्क में यदि बात करेंगे, बहुत बेहतर रीजनिंग देंगे, सामने वाला अगर डिनायल मोड में, वो नहीं मानेगा। लेकिन जब आप ऐसी बात बता दो ना कि जिसमें देखा है पूरी दुनिया ने, तो वो उसको डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि फिर वो झूठा हो जाएगा, चाहे आप कैसे भी, किसी भी विचारधारा के हो। तो ये भी बात थी कि वो आंसर दे रहे थे, इस समय वो दे रहे थे।
अच्छा, अब ऋषि गौतम के टेक्निक पे मैं आऊं तो पहले तो मैंने पूर्व पक्ष बताया, दूसरा मैंने अलाइनमेंट प्रमाता का, मतलब जो ऑब्जर्वर है उसको हम प्रमाता कहते हैं, तो वो पहले सामने वाले को पहले न्यूट्रल पॉइंट पे ला रहा है, जो भी बात उसने कर दी। ये आचार्य चाणक्य भी साम में ना पहला स्टेज जो बताते हैं वो कहते हैं कि मतलब उसमें तारीफ ही है, उसके संस्कृत लेटर में भूल रहा हूं। तो अब देखिए ये क्यों है ये बात, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि फ्लैटरी वर्क्स। तो भाई साहब, कम मेरिट वाले लोग सक्सेसफुल बने कि नहीं बने फ्लैटरी करके, राइट? इसका मतलब साइकोलॉजिकली इट वर्क्स। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उसको आपको करना है, मैं ये बोल रहा हूं कि इट वर्क्स इवन इफ यू आर नॉट मेरिटोरियस आप नहीं हो तब भी इट वर्क्स, ठीक है? बिकॉज वी आर थिंकिंग एंड फीलिंग पीपल साथ में। ये दोनों साइड दिख रहा था, जो सर हैं वो भी इमोशनली चार्ज थे, मतलब लग रहा था कि डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि गांव में भी ऐसे ही बहुत लोग डिफेंसिव होते हैं, ठीक है? और उनके पास नहीं होता है उत्तर, इसलिए वो कल्चर को लेके लास्ट में आ जाते हैं और सिविलाइजेशन को लेके आ जाते हैं। अच्छा, आगे का टेक्निक ये होता कि प्रिसाइजली दृष्टांत एक कॉन्सेप्ट होता है। व्हाट इज दृष्टांत? इट इज नॉट एग्जाम्पल। दृष्टांत विच इज विजुअल इलिस्ट्रेशन, आंख को दिखे ऐसी बात आपको रखनी होती है, ठीक है? तो आंख को दिखे, जैसे बच्चे को हम समझाते हैं ना, ध्यान लगा करके नहीं पढ़ो, ऐसा नहीं बोलते, हम बोलते हैं काक चेष्टा बको ध्यानम संस्कृत में, कि कौवे जैसी चेष्टा करो और बगुले जैसा ध्यान करो ना। बच्चे को ना एब्स्ट्रैक्ट में आपने कोई बात नहीं कही, फिलॉसफी और कुछ ज्ञान की बात नहीं की, आपने देखो बगुले को तुमने देखा ना, ठीक है, नेशनल ज्योग्राफिक पे देखा और डिस्कवरी पे, उसके जैसा इमिटेशन आप करते हो। तो एग्जाम्पल व्यक्ति को ना रूटेड बना देता है रियलिटी में, वो प्रोपेगेंडा अपने आप कट होना प्रारंभ हो जाएगा इफ यू आर ब्रिंगिंग ग्रेट, मतलब, और ये कला है कि आप कितनी अच्छे दृष्टांत लाते हो। नाउ यदि आपने 2 दृष्टांत दिया, 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया, तो 5वें वाले को आपने सबसे पहले क्यों नहीं दिया? मतलब इसका मतलब आपको अपने पॉइंट की क्लैरिटी नहीं है, यही बताता है ये। मतलब वीक है आपका पूर्व पक्ष। एक ही दृष्टांत आपको देना था या 2 देना था समझाने के लिए, क्योंकि वो दूसरे कल्चर से आता है तो शायद उसको 2 एग्जाम्पल लगे। लेकिन जितना कम होगा एग्जाम्पल, जितना प्रिसाइज होगा, उतना कन्विंसिंग होगा अपने आप में, राइट? तो दृष्टांत, शुरू में मैंने प्रमेय का एग्जाम्पल दिया था कि ना ऑब्जेक्टिविटी को इधर उधर नहीं करना। ट्रस्ट इश्यू पे बात कर रहे हैं तो ट्रस्ट इश्यू पे बात कर रहे हैं, और माइनॉरिटी के जो भी हैं कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उस ह्यूमन राइट, हाँ, तो ह्यूमन राइट्स पे हम बात करेंगे। तो दोनों पे यू कैन बी विटी ऑल्सो, कि ह्यूमन राइट्स आप प्रीच करते हो जहां पर आपको सोवर्निटी में बेसिकली बाईपास करना होता है, दूसरे कंट्री में जब इंटरफेयर करना होता है तो यू ब्रिंग ह्यूमन राइट्स, और आपको वॉर करनी हो, कहीं भी बम गिराना हो तो देयर इज नो ह्यूमन राइट्स, ठीक है? तो यू कैन बी विटी ऑल्सो। और ट्रस्ट इश्यू में जो G20 वाली बात हुई या विश्व गुरु वाला लाइन, ठीक है, हम भले बोलते हैं भारत में वसुधैव कुटुंबकम, ये उतना अच्छा प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन ठीक है, माइक पे, इंटरनेशनल स्टेज पे यू कैन अगेन ब्रिंग महात्मा गांधी एंड वसुधैव कुटुंबकम फॉर द डिप्लोमेटिक रीजन, वो चलेगा। तो आई थिंक प्रमेय सेम होना चाहिए था, उसी प्रमेय पे आप सुन रहे हो। पहले से आपको पता होना चाहिए था कि यही 15-20 क्वेश्चंस है। इमोशनली यू हैव टू अप्रिशिएट सामने वाले को, एंड व्हेन यू आर ब्रिंगिंग दृष्टांत, तो इट शुड हैव लेसर नंबर ऑफ वर्ड्स एंड मोर रूटेड इन रियलिटी। तो ये कुछ 16 प्रिंसिपल है, यदि मैं ऋषि गौतम को बोलूं, उसमें से मैंने 4-5 प्रिंसिपल बताए। कि अब देखिए, इतना में ही जब मैं इतनी ही बात को किसी को सजेस्ट करता हूं तो वो बोल रहे हैं कि मेरा ईमेल लिखने का तरीका थोड़ा बदल गया, थोड़ा बेहतर हो गया, राइट? तो आप, राइट, मतलब लो हैंगिंग फ्रूट है कि इतनी भी समझ यदि डेवलप हो जाए तो आप, जो हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल एंड परसुएशन का, तो उसके रूट में क्या है? यही सब तो चीजें हैं, राइट? बिल्कुल ठीक, एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, एक चीज जो एक दर्शक ने बोली, मैं पहले आपको दिखा देता हूं जरा जी। रवि प्रकाश गिरी जी हैं, उनका कहना है MEA should have directly called out their double standards and what's going on in Europe too.
we got to shift from always defending ourselves to showing mirrors to these paid so-called journalists. और मैं बड़ा strongly इनसे agree कर रहा हूँ. What do you say? राइट अभी तो बोलते भी ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस. आई थिंक वो एज नहीं रहा कि आप पे सैंक्शंस लगेंगे, आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं. ठीक है, अभी क्राइसिस चल रही है दुनिया में, मानते हैं. और एज अ पोजीशन ऑफ डिप्लोमेट, जिसमें डिप्लोमेसी देखिए इंटरव्यू भी होता है, यूपीएससी में सेलेक्ट ही किया जाता है कि आप ब्लंट ट्रूथ वाले व्यक्ति नहीं है. आप यू आर ऑलवेज इन बिटवीन, तभी आप डिप्लोमेट है. नहीं तो या तो आप पॉलिटिशियन है या एक आम व्यक्ति है. मतलब ठीक है, तो एक व्यक्ति को एज अ प्रमाता यदि मैं देख रहा हूं तो ठीक है, लेकिन एज अ पॉलिटिकल लीडर वहां पर आप ब्लंट हो सकते हो, या एज अ सिक्योरिटी एक्सपर्ट जैसे एस जयशंकर बोलते हैं, या पोडियम वैसा हो जैसे यूएन का पोडियम है, तो जहां पर झूठ चल रहा है, आपके पहले कोई आया, जैसे पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव कोई आया और कुछ झूठ झाट बोल के चला गया. ठीक है, कश्मीर पे, वहां कश्मीर पे आप यस, तो आपको कॉल आउट तुरंत करिए. वहां पे डिप्लोमेसी की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि डिप्लोमेसी का कोई आउटकम नहीं निकला तो वैसी डिप्लोमेसी फिर कंटिन्यू करने का कोई फायदा नहीं. राइट. हाँ, बिजनेस में कोई डिप्लोमेसी कर रहे हैं या इस तरह के ट्रिवियल क्वेश्चन में ठीक है, यू कैन बैलेंस इट आउट, लेकिन इंटेंट जो है, अब ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस इज द राइट अप्रोच. और मैं एक पॉइंट आपको बताता हूं जो मैं ऑब्जर्व में करता हूं आरएसएस एंड बीजेपी पॉइंट ऑफ व्यू से. देखिए अप्रोच क्या होता है, वो उत्तर कैसे देते हैं, यदि आप अनुभव करेंगे या ऑब्जर्व करेंगे. द्रौपदी मुर्मू जैसे राष्ट्रपति है, ठीक है, तो दे विल नॉट कॉल आउट कन्वर्जन, लेकिन वो ये बोलेंगे कि देखो बिना कन्वर्ट हुए भी यू कैन राइज टू द टॉप मोस्ट सोशल स्टेटस, या जो भी स्टेटस आप बोले, आप पहुंच सकते हो. एंड सी इज स्टिल, नंदी के कान में जाके वो बात कर रही है, मंदिर में जाती है, तो आदिवासी होते हुए जो आप बोल रहे हो कि आदिवासी हिंदू नहीं है, देखिए वो प्रैक्टिसिंग हिंदू है, ऑरबिंदो सोसाइटी में जाती है. तो देखिए, तो कुछ जवाब ये होता है कि जवाब नहीं देना है, हमें एक्ट से जवाब देना है. चाहे ऑपरेशन सिंदूर में है तो फीमेल को बैठा दिया, उसी तरह यहाँ पर अब नाम जॉर्ज आप देख रहे हैं, और वो प्रश्न आएगा माइनॉरिटीज के ऊपर, क्रिश्चियन पे, तो क्योंकि एक क्रिश्चियन उस बात को रख रहा है ना. राइट. तो तरीका इनका ये है कि बातों में क्या कहा जा रहा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन कह रहा है. इस पे ध्यान अगर दिया जाए तो यू कैन बस्ट दी प्रोपेगेंडा ऑल्सो. मतलब ये एक तरीका है. ठीक है, अब लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे, बट ये इनका अप्रोच रहता है. इसलिए आपको लगेगा कि थोड़ा अनप्रिपेयर्ड व्यक्ति को क्यों भेज दिया गया. नो, इट वाज पार्ट ऑफ आइडेंटिटी कि किसे बैठाया गया है उसे देखना है. ठीक बात. अच्छा, लेकिन इसमें ना एक प्रॉब्लम आती है कि इसमें फिर क्वेश्चन यही उठता है कि आपको जब अपनी सिविलाइजेशनल एथोस पे ट्रस्ट नहीं होता, तब आप इस तरह की टोकनिज्म में ज्यादा विश्वास रखते हैं, विच इज समहाउ हमें एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि इनमें अभी उतना विश्वास नहीं है अपनी इथोस में. इसलिए इस तरह की नाम क्या है, क्या उनका रिलीजन है, उस तरह से पोजीशनिंग करने की कोशिश करते हैं. एक डिप्लोमेसी में एक होता है जिसे टंग इन चीक बोलते हैं, जो जयशंकर कभी कभी बहुत बढ़िया करते भी हैं. अब यहाँ पर बड़ा अच्छा था, अगर आप देखें ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं प्लस नॉर्वे की अगर बात करें, यहाँ पर जो मुस्लिम इन्फिल्ट्रेशन है वो बहुत हो रहा है, और एज अ रिजल्ट यहाँ पर रेप्स का जो रेट है बहुत बढ़ गया है. और अगर आप पिछले साल का नॉर्वे का आंकड़ा देखेंगे ना, 20% वुमेन हैव एक्सपीरियंस्ड रेप. आप इमेजिन करके थे 20% वुमेन का रेप ऑफिशियली एक्सेप्टेड जो उनके स्टैट्स हैं. मतलब ये कहीं ना कहीं आपको, जो इन्होंने अभी वो रवि प्रकाश जी ने बोला कि यू शुड बी गिविंग इट बैक टू देम, वो टंग इन चीक करके कहने के 100 तरीके होता है. राइट, बिल्कुल. जरूरी नहीं कि आपको इन द फेस बोलना है, आप टंग इन द चीक भी कर सकते हैं. हमारे यहाँ पर तो जो बच्चियां हैं या महिलाएं हैं, आप हमारा स्टैट्स चेक कर लीजिए और बाकी देशों का चेक कर लीजिए, तो कई मेथड्स हो सकते थे उसके. बिल्कुल. आई थिंक कल किसी ने मुझसे पूछा तो ह्यूमन राइट्स वाला पार्ट, तो मैंने बोला कि हाँ, यहाँ पे एक विटी होना आप प्रस्तुत कर सकते हैं कि हम ये बोले कि हाँ, एटलीस्ट वी कैन नॉट, मतलब वी डू नॉट कैरी गन्स इन आवर स्कूल्स. एटलीस्ट इतना ह्यूमन राइट है कि हमें गन्स नहीं ले जाना पड़ता है. तो वेस्ट का जो
मतलब ये तो बड़ा डिबेट है राइट, कि गन वायलेंस जो स्कूल में होता है, तो यस वन लाइनर दे करके आप हैप्पीएस्ट कंट्री हैं तो आप ये साइकेट्रिक या साइकेडेलिक ड्रग्स सबसे ज्यादा इंपोर्ट करने वाले में भी आप टॉप 10 में क्यों, क्या वो हैप्पीनेस का एक कारण है? मतलब वो भी एक डेटा है, यू प्रेजेंट अ डेटा, कोई आरोप लगा रहा है तो आप डेटा रखो, बेहतर है वो। हाँ मतलब यही जो बात आपने बोली कि इसी का एक अलग ढंग से कहने का ये है कि बिकॉज वी आर नॉट इम्पोर्टिंग एज साइकेडेलिक ड्रग्स एज सो मेनी कंट्रीज आर doing and they are at a higher ranking in the happiness index. मतलब जो भी कहना आपके पास ढंग होते हैं वो बात कहने के। मैं तो पूर्व पक्ष में ये बोलूंगा कि अच्छा इंडेक्स किसने बनाया, आई विल आस्क दैट पहला। अच्छा किसी यूएन ने बनाया, कंट्री ने बनाया या एनजीओ ने बनाया, पहले तो मैं वहां बात करूंगा। फिर दूसरा लाइन बोलूंगा अच्छा व्हाट आर द पैरामीटर्स, पहले पैरामीटर भी बताओ आप हैप्पीनेस को डिफाइन कैसे करते हो, ये पैरामीटर आप बता दो, देन वी विल अंडरस्टैंड कि रैंकिंग कैसे नीचे हो गई, राइट? तो आप वो टारगेट करते हो, आप एक्सप्लेन करने में या डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। हैप्पीनेस इंडेक्स को आप जज करने लग जाओ या बताने लग जाओ कि हाँ हम सुधार कर रहे हैं, ऐसा कुछ आप बोलने लग जाओ, मतलब आप फिर तो लेजिटिमाइज कर दे रहे हो। व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग दैट काइंड ऑफ थिंग देन यू आर लेजिटिमाइजिंग एन अटैक। या अच्छा, ये एक शुभम मिश्रा है, टॉपिक से तो थोड़ा ऑफ चलेगा लेकिन यू कैन आंसर दिस। नीरज सर, it's a pleasure to see Mahabharata in your bookshelf. I bought Mahabharata at home. My parents were against bringing it, but when I started reading it loud, my parents' views changed totally. ये बताइए रवि जी कि बहुत लोग इस पे रेजिस्ट करते हैं कि यार महाभारत घर पे नहीं लानी चाहिए, तो ये भी शुभम जी का भी यही है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो देखिए आई थिंक जो एब्राहमिक इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर भी रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं रहा है। तो हम लोग जो ब्लैक एंड व्हाइट में चले गए, राइट, कि घर में नहीं रखनी चाहिए, इससे या तो बच्चे बिगड़ जाएंगे या कलह होगा, झगड़ा होगा, एक तो ये बात है, ठीक है। या जब आप पढ़ेंगे महाभारत तो शायद किसी ऐसे कैरेक्टर से इंस्पायर हो जाएं जो नहीं होना चाहिए था आपको, राइट। एक हद तक बात सही है, क्योंकि ये जो पोएट्री है या जो काव्य है ये इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, इट्स वेरी मच लेयर्ड एंड इन ग्रे एरिया। आप जज नहीं कर पाओगे हीरो कौन है, विलन कौन है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं है ना कि कौन हीरो है कौन विलन है। कोई मान लीजिए अभी आया कि अच्छा पांडव भी तो जुआ खेल रहे थे, तो इसका उत्तर कैसे आएगा कि मैंने कहा कि कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, कितना भी धार्मिक व्यक्ति हो, यदि वो गया तो उसका भी जीवन बर्बाद होगा। इट्स लाइक कितने भी आप अच्छे आदमी हो, 10 तल्ले बिल्डिंग से कूदोगे तो ग्रेविटी आपको मारेगी, ठीक है। तो राइट, तो मोरालिटी और इथिक्स आप क्या पालन कर रहे हो और एक्ट क्या कर रहे हो, उसमें अगर सिंक नहीं होगा तो भी आपको भोगना पड़ेगा। तो महाभारत हमको ये सिखाती है कि आप कितने भी किस साइड के हो, क्या आपने एक्ट किया है। तो आई थिंक अब ये जनरेशन इतनी मैच्योर हो चुकी है कि वो मैनिपुलेट नहीं होगी, और महाभारत पढ़ेगी तो ज्यादा बेहतर पता चलेगा कि कर्ण उतना भी महान व्यक्ति नहीं था। वो पढ़ने पे ही पता चलेगा, ठीक है। तो आई थिंक हाँ पढ़नी चाहिए। और ठीक है, आप मना कर रहे हो तो कम से कम ये बोलो कि शांति पर्व खरीद के ले आओ। देखिए महाभारत में भी एक पर्व है जिसका नाम है शांति पर्व, ठीक है। जब वॉर नहीं हो रहा है तो उसमें धर्म और अधर्म और विदुर नीति की बात हो रही है, और राइट बहुत अच्छा डिस्कशन है। तो कई पार्ट्स है ना, आप रामायण की तरह 2 भाग में नहीं है, महाभारत तो कई पार्ट्स में। तो कम से कम शांति पर्व लाकर पे कोई पढ़ रहा है तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और वो समय चला गया कि अब कोई बेवकूफ हमें बना लेगा, बिकॉज वी हैव ऑल्सो इंटरनेट, वी हैव अमी गनात्रा जी की बुक है या कई थिंकर्स हैं, आप कंपेयर कर सकते हो। मतलब एक ही पॉइंट ऑफ व्यू को 4 एंगल से देख करके आप अच्छे से डिसर्नमेंट, विवेक बुद्धि आप अप्लाई करके कर सकते हो। तो अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ पहले की प्रॉब्लम थी, कोई इंटरप्रेट कराने वाला नहीं था, राइट। मतलब आप पढ़ लिए, आप एज इट इज वर्ड को ले लिए और आपको लगा कि अरे ये तो महान थे, यहाँ पर तो गड़बड़ लग रहा है, ये तो ऐसे कार्य कर रहे हैं, ठीक है। वैसे जो आपने प्रसंग कहा कि पांडवों ने भी तो जुआ खेला था, तो उसमें युधिष्ठिर से एक जगह पे कोई प्रश्न पूछता है कि तुम धर्मराज हो के तुमने ये कर दिया, तो युधिष्ठिर उसका आंसर देता है, कहता है कि संभवतः इससे लोगों को समझ में आएगा कि द्यूत कितना हानिकारक होता है। कि फिर
हाँ, फिर वो दूसरा प्रश्न उसने पूछा कि तुम उठे क्यों नहीं? तो कहता कि द्यूत की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि ना जीतने वाला उठना चाहता है, ना हारने वाला उठना चाहता है। तो लोग जब ये लेयर्स में, जो आपने बोला ना बहुत लेयर्स में, उसे देखेंगे तो बहुत बढ़िया चीज़ है। अगला क्वेश्चन आपसे यही है इनका, पुष्कर जी हैं। इज इट ओके फॉर 20-year-old गाय टू रीड महाभारत? आई थिंक भगवत गीता से प्रारंभ करिए। भगवत गीता महाभारत का ही पार्ट है और उसे, अच्छा, इंफॉर्मेशनल होना जरूरी नहीं है, मैं सीधी बात बता दूं। ट्रांसफॉर्मेशनल अगर कोई चीज नहीं है, मतलब एक ही आइडिया पकड़िए, कोई एक चीज, जैसे एक है कि मनसा वाचा कर्मणा, जो मन में है वो वचन है, वही मेरा एक्शन है, राइट? एक्शन ओरिएंटेड है। तो आई थिंक ये भी मुझे लगता है कि लाइब्रेरीज की जब हम चर्चा करते हैं, बुक्स की हम चर्चा करते हैं, तो हम अपने आप को बर्डेंड क्यों करें बहुत कुछ पढ़ के? इफ मुझे अगर कुछ ढूंढना है वो अलग बात है, मुझे जानना है, जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, तो आप पढ़िए। जीवन में पढ़ना चाहिए रामायण महाभारत। बट स्टार्ट यहां से करोगे तो आचार्य चाणक्य की जो विद्याएं हैं उसका सीक्वेंस है, मैं बताता हूं। सबसे पहला सीक्वेंस होता है आन्वीक्षिकी, फिर आता है त्रयी, फिर आता है वार्ता, फिर आता है दंड नीति। तो गवर्नेंस हमेशा फोर्थ लेवल है, फोर्थ क्लास है पढ़ने के लिए। पहली क्लास क्या है? आन्वीक्षिकी, सोचते कैसे हैं, समझ, जो वर्ल्ड व्यू है, हिंदू वर्ल्ड व्यू, उसको समझना, धर्म को समझना, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। वाद करना, तर्क शास्त्र, मतलब विवेक बुद्धि जो होती है ना, उस पे पहले काम करिए। इसलिए वेदांत में भी विवेक चूड़ामणि ये सबको बोलते हैं प्रकरण ग्रंथ की, पहले वो पढ़ लीजिए, ठीक है? तो महाभारत जो है ना दंड नीति और गवर्नेंस के ऊपर है। तो सोचिए, आचार्य चाणक्य भी चंद्रगुप्त मौर्य को वो पहले नहीं पढ़ा रहे, वो पहले पढ़ा रहे हैं कि पहले तर्क, योग, दर्शन शास्त्र, ये थोड़ा फाउंडेशनल वर्क कर लो, सांख्य दर्शन हो या योग दर्शन हो। फिर त्रयी मतलब वेद का जो अंडरस्टैंडिंग है, मतलब यज्ञ की अंडरस्टैंडिंग से लेकर के और ऋत का जो भी सिद्धांत है, उसके बाद यू कैन गो ऑन, क्योंकि नाउ यू हैव द बेसिस। देखिए, अभी आप एज अ 20 साल के महाभारत पढ़ने जाएंगे तो आप शब्दों का अर्थ कैसे निकालोगे? जो आपके जीवन का अनुभव है, जो आपने अभी तक पढ़ा है और सुना है लोगों से। जैसे अहंकार, अब अहंकार हम घमंड समझ लेते हैं, अहंकार के बढ़ने को घमंड कहते हैं, राइट? अहंकार घमंड नहीं होता है। तो हमारी बोलचाल की भाषा क्या है? और अभी मैं मतलब हमारे एज ग्रुप को समझाना होता है तो मैं समझाता हूं कि तुम्हें बहुत कुछ चीज अच्छी लगती है तो तुम क्या वर्ड यूज करते हो? बहुत भयंकर था, राइट? नाउ, राइट? तो शाब्दिक अर्थ क्या है भयंकर का अर्थ? लेकिन तो 4000, 5000, 10,000, जितनी हजार साल पुरानी बात है, वो शब्द का उस काल में क्या अर्थ है और तुम क्या समझ रहे हो, ये दोनों में कहीं कहीं भेद भी हो सकता है। तो ये मतलब डाइग्रेस कर सकता है, जो आप समझना चाह रहे हो पता चला आपको, फिर आपको लगा रेटोरिक अच्छा ठीक तो था, कि इतनी भी अच्छी बुक नहीं थी आप, क्योंकि आप इट्स लाइक अगेन मनुस्मृति, इस एग्जाम्पल को देके मैं इसको कंक्लूड करता हूं। मनुस्मृति लोगों को एक पक्ष को लगती है कि बहुत खराब बुक है, एक पक्ष को लगती है बहुत अच्छी बुक है। अब मैं भारत गुप्त जी से जब मिला तो उन्होंने बोला कि पता है ये दो साइड क्यों हो गए? एक ने ये भी बोल दिया कि इसमें विक्षिप्त है, श्लोक जो है इसमें एडल्ट्रेशन है, मिलावट है। अच्छा, जब परिवार की बात होगी तो वहां पर बोला जाएगा यत्र नार्यस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मतलब परिवार की जब बात आ रही तो स्त्री की तारीफ ही। उसी टेक्स्ट में जब व्यभिचार और कुछ दूसरी बात होगी तो स्त्री की उसमें बुराई हो गई। मतलब एक ही बुक में एक समय तारीफ हो रही है, एक समय उसकी बुराई हो रही है। तो ये लोग ना पचा नहीं पाते, लेकिन रियलिटी ऐसी ही होती है। और सुभाष काक जी एआई और ह्यूमन कॉन्शियसनेस में बताते हैं कि एआई क्यों कॉन्शियस हो पाएगा, क्योंकि वो कॉन्ट्राडिक्टरी प्रॉपर्टीज को एल्गोरिथम में एक साथ रख ही नहीं सकता। जैसे मैं किसी से प्रेम भी कर सकता हूं, उस पर गुस्सा भी हो सकता हूं, नफरत तक कर सकता हूं, फिर एक साल बाद फिर प्रेम हो सकता है, ठीक है? तो ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर है, यही ह्यूमन आइडेंटिटी का पार्ट है। ये एल्गोरिथमिक अप्रोच में, एरिस्टोटेलियन लॉजिक में, वेस्टर्न लॉजिक में फिट ही नहीं बैठता। ए इज ए, बी इज बी, कॉन्ट्राडिक्टरी प्रॉपर्टी एक साथ नहीं रह सकती। जो इसरो के साइंटिस्ट हैं वो मंदिर कैसे जा सकते हैं? ये एरिस्टोटेलियन लॉजिक है, राइट? भारतीय
राइट, धर्म मोरालिटी से बियॉन्ड है, इट्स नॉट डूज एंड डोंट्स, गुड एंड बैड, वो उसको इनकैप्सुलेट करके और ऊपर जाता है। उसकी समझ एक बार आ जाए फिर आनंद आ जाएगा महाभारत पढ़ने में। बिल्कुल ठीक। ओम प्रकाश जी हैं, सर मुस्लिम पॉपुलेशन इज नॉट 20%, मुस्लिम पॉपुलेशन हैज क्रॉस्ड मोर देन 30%। अ बीजेपी कार्यकर्ता हैज टोल्ड मी अबाउट दिस। He told me BJP is hiding Muslim population growth so that Hindu does not panic. ओम प्रकाश जी, हमारा आज का टॉपिक तो नहीं है ये, लेकिन इसमें बहुत अलग अलग व्यूज हैं। जैसे संजय दीक्षित जी हैं, वो इन्यूमरेटर रहे हैं, सेंसस कमिश्नर भी रहे हैं वो, तो उनका कहना है कि मुसलमान अपनी पॉपुलेशन बढ़ा के बताते हैं, साई ऑप्स करते हैं वो। उनका कहना 20% भी नहीं है, आप बोल रहे हो 30% या उससे ज्यादा। तो इसे हम कैसे अब सामंजस्य कैसे बिठाएं इसका, क्योंकि संजय दीक्षित जी भी हल्की बात बोलते नहीं है, उनका अपना एक्सपीरियंस है। तो आप हियर से में जा रहा है मुझे लगता है, तो मैं उनकी तरफ ज्यादा लीन करूंगा। और अभी आप देखिए जो SIR होके हटा है, वो भी इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि जो संजय जी कह रहे थे वो ठीक है, कि वो एग्जेजरेट करते हैं बताने के लिए कि हम इतने ज्यादा हो गए हैं, जबकि ऐसा है नहीं है। तो चिंता का विषय तो है, लेकिन नंबर एग्जेजरेट करके ज्यादा चिंतित मत होइए, काम करते रहिए, वो सॉल्यूशन है इसका। रिप्लाई कुड हैव बीन कर्म देखते हैं नॉट लेबल्स। अच्छा, ये आए हैं टॉपिक पे, ठीक बात है। कॉलोनाइज्ड हिंदू माइंडसेट, ग्लोबल बेइज्जती तो होनी ही है। अब कह सकते हैं कॉलोनाइज कहना, क्या कहना, मतलब वो टेंजेंट पे चले गए, वो बार बार इधर उधर भटक के फिर उन्होंने आंसर दिया। बीच में कुछ चीजें ठीक, बहुत ठीक बोली जो अभी रवि जी ने बताया अभी। तो आई एम वेटिंग फॉर द डे सिग्नल, काउंटिंग वोंट हेल्प यू नाउ। हाँ, ये क्या है? डी डे सिग्नल पता नहीं कब आएगा जी, आएगा भी कि नहीं, लेट अस सी जी। तो वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पे। क्वेश्चन थोड़े ऑफ टॉपिक आ गए थे। तो अच्छा, एक मैं और जो उसमें क्वेश्चन आ रहा था मेरे माइंड में कि आपको जब ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है तो आप उसमें टेंजेंशियली क्यों जोड़ रहे हैं कि हमने कोविड में ये किया? दैट डजंट मेक सेंस। आप पहले कुछ भी रहे हो, आपका कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी हो, तो आई थिंक बात वहीं, इट ऑल बॉयल्स डाउन टू कि आपको ऑब्जेक्टिव होकर जो ये 4 प्रिंसिपल्स इन्होंने बताए हैं। अच्छा, ये भी बता दूं, ये पतली सी बुक है द डायलेक्टिकल ऋषि, पढ़ेंगे तो मजा आएगा। अवेलेबल है अमेजोन पे? जी अवेलेबल है। और 2 बच्चों की कहानी जैसी लिखी है, क्योंकि देखिए लॉजिक, तर्क, ये सब थोड़ा नीरस विषय है, मानता हूं मैं, तो इसको एक 2 बच्चों की कहानी की तरह इसमें दिया गया ताकि बच्चे भी समझ पाए। देखिए, हम वॉर ऑफ नैरेटिव्स की बात करते हैं। देखिए, कोई भी बेवकूफ बना रहा है, प्रोपेगेंडा दोनों तरफ के लोग भी बोलते हैं, वो प्रोपेगेंडा फैला रहा है। ठीक है, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, आपके अंदर तो वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए ना कि आप फिल्टर आउट कर पाए कि क्या व्हाट्सएप फॉरवर्ड है और क्या एक्चुअल न्यूज है। तो वही डेवलप कर लीजिए, आप वॉर ऑफ नैरेटिव्स में आगे बढ़ जाएंगे, आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। तो तार्किक होना भी जरूरी है, और कोई मैनिपुलेट कर रहा है उसको पिक करना भी जरूरी है। इसमें हम लोग 2-3 एलिमेंट है जिसमें हेत्वाभास, छल शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये अगर आप अवेयर रहते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि सामने वाला बेवकूफ बना रहा है। ठीक है। हेत्वाभास क्या होता है, एक बार एक्सप्लेन कर दें। हेत्वाभास है जैसे हेतु प्लस आभास, संधि विच्छेद अगर करें तो हेतु मतलब कारण, रीजन। आभास मतलब क्या, अंधेरे में आपको लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, तो इल्यूजन मतलब आभास हुआ। मतलब इट साउंड्स लाइक अ वैलिड रीजन बट इट इज नॉट, ये हुआ हेत्वाभास। ठीक है जी। तो हाँ, तो अच्छा, वहां पर गाय है। अच्छा, क्यों है गाय वहां पर? तो उसका उत्तर है क्योंकि उसके 4 पैर हैं। ठीक है। अच्छा, क्योंकि उसके एक पूंछ है, 2 सींग है। मतलब कुछ भी आप देखियोगे कॉन्क्लूसिव नहीं होगा, राइट? नहीं हुआ। तो इसे कहा जा रहा है कि सव्यभिचार हेत्वाभास है। व्यभिचार शब्द हम जानते हैं कि मल्टीपल रिलेशनशिप्स को व्यभिचार कहते हैं हम। तो इसका मतलब यही है कि आप जो रीजनिंग कर रहे हो
वो मल्टीपल डायरेक्शंस में जा रहा है, कुछ भी कंक्लूसिव नहीं हो रहा है, तो आप बेसिकली एक फैलेसी का यूज कर रहे हो जिसे स्वव्यभिचार बोलते हैं। तो ये वन काइंड ऑफ मतलब हेत्वाभास हुआ। ऐसे 4-5 तरीके होते हैं। एक छल होता है, जैसे लिखा हुआ है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, तो मैं सामने वाले व्यक्ति को बोल रहा हूं तुम पानी क्यों पी रहे हो, यहां तो लिखा हुआ है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, राइट? तो मेटाफोरिकल है कोई चीज एंड यू आर टेकिंग एज लिटरल। तो ये जो विकास दिव्यकीर्ति जी ने किया था रामचरितमानस को लेके, तो ये वही ऋषि गौतम के अनुसार ये 13वां जो एलिमेंट है तर्कशास्त्र का, उसमें छल का प्रयोग हुआ था कि कोई मुहावरा है ऊंट के मुंह में जीरा, तो इसमें ना तो जीरा होता है ना तो ऊंट होता है, राइट? ठीक है, तो वाई यू आर ब्रिंगिंग, राइट? तो कोई अगर शब्द को पकड़ के फंसाने लगे तो इसका मतलब वो छल कर रहा है। एंड इट इज नॉट इवन इन संस्कृत, इट वॉज इन अवधि। तो आप हिंदी वाली अंडरस्टैंडिंग को अवधि में मर्ज करके एंड देन यू आर ब्रिंगिंग आउट। तो ये देखिए, ये तर्कशास्त्री था जब उस समय मैंने ये पिक कर लिया था, अच्छा ये छल है, ये एलिमेंट। ठीक बात है जी। तो कंक्लूड करेंगे, कंक्लूडिंग रिमार्क कोई? जी, आई थिंक सीखने वाली बात ये होनी चाहिए तर्कशास्त्र, अगर कोई एक बात हम लेके जाएं तो उसमें है कि पूर्व पक्ष परंपरा। यदि मैं कहीं जाऊं, मैं अगर पूंजीवादी हूं, सामने वाला समाजवादी है, तो मुझे कम से कम समाजवाद की पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब मुझे उससे बात करनी चाहिए। और सामने वाला भी अगर पूंजीवाद की समझ नहीं रखता है तो भी मेरे बात करने लायक वो रहता नहीं है, वो अगेन रेटोरिक होगा। और पूर्व पक्ष करने से एक और फायदा होता है कि यू कैन फाइंड लूप होल और आप बेटर आर्ग्यूमेंट और रिब्यूटल दे पाते हो। तो आप हमेशा ना तैयारी सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू की करके आओ, अपनी वाली छोड़ो, पहले सामने वाले की पहले करके आओ। तो आई थिंक इट वुड बी मतलब ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा पूरे मतलब वर्ल्ड व्यू में और जो अप्रोच हम लेते हैं डिबेट में। तो और अगर ऐसा किया होता है इन्होंने, सीबी जॉर्ज ने, तो जिस तरह से अब CNN कर रहा है, फॉक्स कर रहा है, अल जजीरा ने तो करना ही था, वो सारे मजाक उड़ा रहे हैं कि किस तरह का ऑफ टेंजेंट आंसर दे दिया, तो शायद हम लाफिंग स्टॉक नहीं बनते। तो इसी के साथ अच्छा एक स्टेटमेंट आ गई है। अंशुमन जी, आपने ग्रह सीरीज देखें? ठीक है जी, देख लूंगा अंशुमन जी, देख के फिर बात करेंगे। तो चलते हैं समापन की ओर चलते हैं। रवि जी, बहुत आभार जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर, आपका भी। जी जी, फिर मिलते हैं। सभी को राम राम।